नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचपीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको बता दूं, हर क्वेश्चन को हम डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक? ग्रामीण बैंक का फाउंडर कौन है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक, जो भारत में ग्रामीण बैंक फाउंड किए गए, उनके फाउंडर कहलाए जाते हैं। आपसे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। आगे भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो पहला ग्रामीण बैंक था प्रथमा बैंक, माफ़ कीजिए प्रथमा बैंक। ठीक है, प्रथमा बैंक था ग्रामीण बैंक में पहला नंबर। आपको बता दूं, ग्रामीण बैंक की स्थापना आरआरबी के अंतर्गत की जाती है। आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1975 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो ये प्रथमा बैंक है, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इसका हेड ऑफिस है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको एक्सप्लोट करके, उनको तोड़ मरोड़ के एक नया हम मटेरियल बनाते हैं, वो किस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा, ये माइनिंग कह रहा है। इसका कहने का मतलब है माइनिंग किस किस कैटेगरी में आता है? तो आंसर होगा ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। आपको पता होगा प्राइमरी सेक्टर में हमारे एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग ये सब आते हैं। वैसे मैंने लिस्ट लगा दी है यहाँ पर हम जान भी लेते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स की बात होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने वाली बात, वो क्वेश्चन पूछा गया था। और फार्मिंग, फिशिंग भी इसी के कैटेगरी में आती है। दूसरी है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है? फिनिश्ड गुड बनता है। फिनिश्ड गुड मतलब जैसे ट्रैक्टर हो गया, इसको बनाया जाएगा इसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आएगी। यहाँ पर यूटिलिटीज़ और इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस ये आएंगे, और कंस्ट्रक्शन फील्ड भी इसी में आएगी। टर्सरी फील्ड होती है सर्विस सेक्टर, जैसे कि रिटेल हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रियल इस्टेट हो गया, और आईटी सेक्टर हो गया। क्वार्टनरी जो कैटेगरी है उसमें एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर और रिसर्च वाली सेक्टर्स आते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच गैस सील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? जो सन से अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रेज आती हैं, उससे हमें पैक करता है, हमारे अर्थ सरफेस को पैक्ड करके रखता है। कौन सी गैस? तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओजोन। ये सारे एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हमारी लेयर्स कितनी होती है उसके बारे में जान लें। तो ट्रोफोस्फीयर में और हमारा एटमॉस्फेयर उपलब्ध होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर उपस्थित होती है, मीजोस्फीयर में मेटियोर्स उपलब्ध होते हैं, थर्मोस्फीयर है उसके बाद, और उसके बाद एक्सोस्फीयर है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन? माफ कीजिएगा, व्हाट इज? तो आंसर हो जाएगा आयरन के ऊपर किसकी गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में किसको यूज किया जाता है आयरन के ऊपर? तो आंसर हो जाएगा जिंक का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इससे क्या होता है? कोरोजन एक प्रोसेस होती है जो कि आयरन्स को, मेटल्स को खराब कर देती है। तो कोरोजन को रोकने के लिए हम गैल्वनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में होता है कि जो आयरन है उसके ऊपर प्लेटिंग कर दी जाती है, किसकी? जिंक की, जिससे कि एयर में जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स और ऑक्सीजन, इससे रिएक्ट ना करे हमारा मेटल और ख़राब ना हो। ठीक है, ये कोशिश की जाती है ख़राब ना होने की, और मोस्टली इसमें सक्सेस मिल जाती है इन प्रोसेसेस से। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम सिचुएटेड? हीराकुंड डैम किस रिवर पर सिचुएटेड है? तो हीरे जहाँ पर मिलेंगे वो महान ही होगा।
तो महानदी पर उपस्थित है और ये उड़ीसा के पास उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर आपको ये पहले जान लेना है हाईएस्ट डैम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हाईएस्ट मतलब हाइट के अकॉर्डिंग सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट डैम है हमारा हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर उपस्थित है और उड़ीसा में मैंने आपको बता ही दिया। ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? कल्लानाई डैम, जो कि तमिलनाडु में उपस्थित है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर सारे मैंने ऑलमोस्ट डैम यूज़ कर दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि सिंपल सिंपल से पूछेंगे, तो नहीं। भवानी सागर डैम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, आपको मालूम होना चाहिए। तुंगभद्रा डैम कहाँ पर है? कर्नाटका में। रिहंद डैम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मैथन डैम कहाँ पर है? झारखंड में है। कोयना डैम महाराष्ट्र में। बिसालपुर राजस्थान में। मेट्टूर तमिलनाडु में। कृष्णा सागर कर्नाटका में और इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स? आंसर हो जाएगा सोलर सेल्स के लिए हम मेटलॉइड्स का यूज़ करते हैं। मेटलॉइड में भी सिलिकॉन का मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन आप जर्मेनियम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में जर्मेनियम होता तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते थे सिलिकॉन की जगह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ आवर माउथ इज। हमारे जो दांत हैं वो खराब होने लग जाएंगे, डिके होने लग जाएंगे जब हमारे माउथ का पीएच किससे कम हो जाएगा? तो आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 5.5 से अगर हमारा मुंह का पीएच कम होगा तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, मतलब डिके होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, आपको पता होगा ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप चाहे रेलवे का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल का वनडे एग्जाम दे रहे हो, आपको ये मिल जाएंगे। आगे बात करें। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन 1906। अब आपको ये भी आप यहाँ से पता चल गया, जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो 1906 में इस्टेब्लिश हुआ। और कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ? तो देहरादून में इस्टेब्लिश हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ पे क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो आंसर हो जाएगा ये हमारा ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन में बहुत सारे लोग हाइपोथैलेमस पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित कहाँ होता है। तो आपको सीधे ऑप्शन देगा ब्रेन, तो आपको ब्रेन लगाकर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और है हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है जो हमारे अंदर टाइम को मैनेज करता है। पीनियल ग्लैंड का मतलब है कि आपके टाइम, पूरे दिनचर्या को मैनेज करेगा आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे आप रहते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं 5 बजे, तो डेली आपको कभी कभी 5 बजे नींद खुल जाएगी। कौन बताता है आपको? पीनियल ग्लैंड बताता है। थाइमस आपको बता दूं, ये आपके जो हमारा नलियां है, जो विंड की नलियां है, उस पर उपस्थित होता है, उसके पास उपस्थित होता है। थायराइड भी हमारे गले पर ही उपस्थित होता है। और ओवरी की बात करें तो ये महिलाओं में होती है, टेस्टिस मेल में होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर उपस्थित होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। पेनक्रियाज आपको पता होगा, ये हमारे हार्मोन्स निकालता है जो कि हमारे अंदर पाचन शक्ति में मदद करते हैं। और साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ ना हो तो इसका काम करना, सही तरीके से काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसुलिन को भी निकालता है जो हमारे अंदर के शुगर को कम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात की जाए। अगला क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की जयंती में हम हर साल नेशनल यूथ डे मनाते हैं। लेकिन हर साल कब से? तो 1985 से लगातार 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है, इस साल की इसकी थीम क्या रही है? तो चैनलाइजिंग
यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इस साल की थीम रही है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फॉर वाई कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम इज अपोज्ड। बहुत बड़ा डैम आपके इलाके पर बन रहा है तो आपको उसे अपोज क्यों करना है, इसमें यह पूछा गया है। तो 4 पॉइंट्स दिए हैं, देखते हैं आप कहां पर पहुंचेंगे। तो देखिए, दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, आप इसके लिए इसको अपोज करेंगे, बताइएगा। नो सपोर्ट इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो पानी से बिजली को बनाने वाला माध्यम नहीं बनेगा, इसके लिए आप अपोज करेंगे। या लैक ऑफ मैनुअल लेबर, लेबर की कमी कर देगा ये बहुत ज्यादा, क्या इसके लिए आप इसको अपोज करेंगे। या फिर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड ट्रिब्यूनल, मतलब वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो वहां पे जानवर हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, इसके लिए आप अपोज करेंगे। तो सबसे बेहतर आंसर आपका यही होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग और वहाँ के जो जानवर हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है जब बहुत बड़े लेवल पर डैम बनता है। तो आंसर यही हो जाएगा, इसके लिए आप अपोज कर सकते हैं। और आपको पता होगा बहुत सारे लोग इसी चीज़ के लिए अपोज करते भी हैं। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी फॉल्स अंडर राइट टू वर्क। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी है, केंद्र सरकार की है, सिंपल सी बात है, जो कि राइट टू वर्क, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको काम करने का अधिकार भी है, तो वो कौन सी इनमें से पॉलिसी आपको फॉलो कराती है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूं फिर सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अगर आप गांव वगैरह नहीं गए होंगे तो भी शायद आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप इसे जरूर जानते होंगे। मनरेगा, मनरेगा एक तरीके की स्कीम है जो कि आपको 100 दिन का रोजगार गांव के जो बेरोजगार लोग हैं उनको देती है ये। तो ये आंसर सही हो जाएगा। उसमें आपको तालाब वगैरह बनवाए जाते हैं या फिर रोडों को चौड़ी वगैरह कराई जाती है गांव की, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। आयुष्मान भारत आपने जरूर सुना होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं काफी टाइम से तो आपने आयुष्मान, और नहीं भी पढ़ रहे तो भी शायद आप जानते होंगे, आयुष्मान भारत स्कीम ये है जो कि आपको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। 5 लाख का आई थिंक बीमा वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है और मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये क्या है, तो आपको आपके मतलब अगर आप गरीब घर से बीपीएल कार्ड आपके पास उपस्थित है तो आपको गैस की सुविधा भी सरकार प्रोवाइड कराती है और सरकार ने अच्छा काम इस पर किया है। बात की जाए सौभाग्य स्कीम, तो सौभाग्य स्कीम ये है कि अगर आप गरीब हैं तो आपके घर में, गांव की यहाँ बात की जा रही है, और बिहार में बहुत तेजी से काम किया था जब इलेक्शन आ गया था इस सरकार ने। तो सौभाग्य स्कीम वो स्कीम है जो कि आपके घर में मुफ्त में बिजली का मीटर लगाया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये चारों स्कीम बेहतर स्कीम थी और जो अभी काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ सन, रिवर एंड पॉन्ड। तो जब हम पूजा करते हैं, आपको सन, रिवर और पॉन्ड किस फेस्टिवल में आप इनकी पूजा करते हैं, तो आंसर हो जाएगा। और अभी ये त्यौहार आई थिंक मनाया भी जाएगा, शायद आज या कल है, मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मनाया जा रहा है, मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा भी है। तो छठ पूजा, जो छठ पूजा है जो कि झारखंड और बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब मान मनौती से इसको मनाते हैं लोग। तो इसमें इन तीनों चीज़ों का यूज़ होता है, मतलब सन की और रिवर की और तालाब की पूजा लोग करते हैं, ठीक है। छठ पूजा जो कि बिहार के लिए फेमस है, क्वेश्चन भी पूछा गया था किस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पर झारखंड ऑप्शन पर नहीं था, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधे बिहार लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये नंबर आई थिंक गलत हो गया है, 14 नंबर है। हु सेट अप द फर्स्ट आयरन स्टील वर्क्स इन इंडिया 1912 एट जमशेदपुर। तो मैंने सभी नाम सेम दे दिए हैं, अब यहाँ पर पहचानिए, आपने टाटा नाम रट रखा होगा, तो आंसर हो जाएगा JN टाटा। JN टाटा के द्वारा 1912 में जमशेदपुर में स्टील का वर्कशॉप लगाया गया था और वो पहला था भारत में। ये तो ठीक है, लेकिन आपको और पूछे जाते हैं, कौन से, बोकारो आपसे पूछा जाएगा।
बोकारो आई थिंक सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है? तो आप इसे क्या बताएंगे? झारखंड में ये उपस्थित है। अगर आपसे दुर्गापुर स्टील प्लांट पूछा जाए तो कहां बताएंगे? पश्चिम बंगाल में ये उपस्थित है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। जैसे आपको एक मलाई करके आई थिंक मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, तो वो कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। मैं उसका नाम भूल गया, मतलब नाम मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, तो उसको आप याद रखिएगा। ये सारे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कल्चर साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनमें से कौन सी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उपस्थित नहीं है? तो भारत की 40 साइट्स उपस्थित हो चुकी हैं। अभी हाल ही में गुजरात की और तेलंगाना की एक एक साइट को चुना गया है। तो भारत की 40 साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई हैं, यूनेस्को के द्वारा शामिल कर दी गई हैं। इसमें से जामा मस्जिद इंक्लूडेड नहीं है और बाकी तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। तो आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया 40 भारत की इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गुजरात की है हड़प्पा साइट, एक ढोलावीरा जो कि 40वीं बनी, और रुद्रेश्वर या फिर रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में उपस्थित है। यह भारत का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, जो कि यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके पास है? तो इटली और चाइना दोनों के नंबर सेम है, 55 दोनों की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आज आपको 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 नंबर हो चुके थे, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। अगला है, ढोप इज सीजनल गेम प्लेड इन? तो आंसर ये हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि अभी इसको खेला जाएगा, तो आपको ये जरूर पूछा जा सकता है। तो आंसर ये हो जाएगा, असम का ये एक सीजनल गेम है और आपको ये याद रखना है। कैसे कैसे खेला जाता है? तो एक बॉल होती है, आई थिंक प्लास्टिक को इसको यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्लास्टिक की बॉल यूज करते हैं, रबर की, और उसको दूसरे का पॉइंट होता है, वहां तक उसको पहुंचानी होती है। वो कैसे पहुंचाएंगे प्लेयर? वो प्लेयरों के ऊपर डिपेंड होता है। टोटल दोनों टीमों में प्लेयर 11-11 होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में होते हैं ना, उसी तरीके से ये ढोप गेम असम में खेला जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।